मैं संदीप कुमार आर्या, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। प्यारे बच्चों, इस समय कोरोना जैसी महामारी के चलते हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व परेशान है। इसका यही एक निवारण है कि यदि हम इस लड़ाई में धैर्य के साथ इस लड़ाई का सामना करें, अगर धैर्य और हम संयम रखेंगे तो हम इस महामारी से जरूर निजात पा पाएंगे, क्योंकि इसमें शासन प्रशासन द्वारा, आला अधिकारियों द्वारा अपना अपना पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें हमारा भी ये दायित्व तो बनता है कि हम भी उनके साथ कदम मिलाकर चलें। इस समय हमारे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मचारी और साथ साथ में सफाई कर्मचारी, मीडिया कर्मचारी सभी द्वारा बड़े ही बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं और अपने आप को जोखिम में डालकर पल पल की खबरें मीडिया द्वारा भेजी जा रही हैं। वहीं हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी भी बाखूबी से इस समय इलाज कर रहे हैं। तो इसमें हमें सबसे पहली बात हमारे लिए है कि हम लोग भी इनके साथ में सहयोग करें। जैसे देखा जा रहा है, कुछ नागरिक ऐसे हैं कि पुलिस प्रशासन के आने पर वो घरों से जो बाहर घूम रहे होते हैं घरों के अंदर चले जाते हैं, लेकिन जैसी प्रशासन जाती है पुनः बाहर घूमने लगते हैं। इससे प्रशासन का कोई दोष नहीं है, इसमें हम लोगों का दोष है। हम लोगों के लिए हानि होगी। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं तो अगर हम किसी अन्य लोगों के सामाजिक दूरियां न बनाएंगे, किसी अन्य लोगों के साथ टच में आएंगे और फिर हम अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ आएंगे तो वो सब में ये बीमारी फैल सकती है। मानते हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि हमारे समाज में ये बीमारी अभी नहीं है, लेकिन पहले ये भारत में भी नहीं थी। फिर भारत में कैसे आ गई? अगर किसी दूसरे गांव में है या दूसरे शहर में है तो हमें ये भी सोचना है कि हमारे शहर में भी आ सकती है। अगर हम इसमें लापरवाही करते हैं तो हम उसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम लोग सामाजिक दूरी बनाए रखें, पुलिस प्रशासन की आंखों में धूल न झोंके, अपनी सुरक्षा रखें, अपनी परिवार की सुरक्षा रखें। इसमें सबसे ज्यादा नुकसानदायक हमारे बूढ़े बुजुर्गों के लिए है, जिनकी शरीर में इम्यूनिटी पावर कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वो रोगों से नहीं लड़ पाते हैं। इसलिए सबसे पहली बात यह है कि हमें अपने बूढ़े बुजुर्गों का, जो हमारे माता पिता या दादा दादी है, उनका ध्यान देना है। समय समय पर उन्हें गर्म पेयजल देना है, चाय देना, अदरक वाली चाय का सेवन करना। और विशेष रूप से इस समय मानते हैं कुछ लोग गर्मी आ गई है तो कुछ लोग ठंडे पानी का यूज करने लगे होंगे, तो ऐसा नहीं करना। अगर हम ठंडे पानी का यूज कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि हम अपने शरीर के लिए धोखा कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए धोखा कर रहे हैं। उस समय के लिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों का सेवन करें और संयम के साथ रहें, धैर्य के साथ रहें। समय समय में अपने हाथों को धुलें, अपने बच्चों को भी धुलवाएं, अपने और लोगों को भी जागरूक करें। जब भी कोई आवश्यक कार्य पड़े, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो अपने पूरे चेहरे को ढक कर जाए, हो सके तो फुल कपड़े पहन कर जाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को ढक कर जाएं। जिससे क्या होगा कि हमारे जो भी रोगाणु के अगर संपर्क में आते हैं तो हमारे वो रोगाणु हमारे शरीर में टच नहीं हो पाएंगे। और इस समय हमारे प्रशासन द्वारा, हमारी सरकार द्वारा एक आरोग्य सेतु नाम गया है, उस एप्स का यूज करना चाहिए। उस एप्स के माध्यम हमारे आसपास में जो भी अगर इस रोग से संक्रमित होगी तो उसकी हमें पल पल की जानकारी मिलती रहती है। वो बड़ा ही आसान है ऐप्स को डाउनलोड करना। आप प्ले स्टोर में जाकर उस ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें ब्लूटूथ, मोबाइल का और अपनी लोकेशन हर हमेशा ओपन रखना है, ताकि जो भी आसपास की कोई कंडीशन होगी उसको ट्रेस करके आप तक सूचना मिल सके। तो आशा करते हैं कि हमारे अभिभावक बंधु जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, हमारे प्यारे बच्चे और हमारे नगरवासी इस बात पर ध्यान देंगे और साथ में ही अपने आस पड़ोस के जो असहाय लोग हैं उनकी भी मदद करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ते हैं अपने हाई स्कूल की जो मैथमेटिक्स टॉपिक था। हम लोगों ने पिछली वीडियो में 1.1 को पढ़ा था, उसके बाद 1.2 के हम लोगों ने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ रखा था कि इस एक्सरसाइज में है क्या। जिन बच्चों ने अगर ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो पुराना वीडियो देख लेंगे ताकि उनको और अच्छा समझ में आ जाएगा। और बच्चों, इसमें ध्यान देना है कि कोई भी चीज पढ़ना हमें क्रमबद्ध पढ़ना है, क्योंकि विज्ञान की भी परिभाषा कही गई है, क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। हर चीज विज्ञान है, गणित भी एक विज्ञान है, तो इसको भी हमें क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। और अगर हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, उसको नोट करते जाएंगे, हर बार उसका मंथन करेंगे, दिमाग में उस क्वेश्चन को डालेंगे और कहेंगे ये कैसे हुआ। ऐसा भी हो सकता है जब तक तर्क वितर्क वाले आपके विचार रहेंगे तो आप तरक्की करते रहेंगे, आपके माइंड में और भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन बन पाएंगे और आप ज्यादा अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों, अब चलते हैं हम लोग 1.2 एक्सरसाइज को। इसमें बेटा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको पहले बता चुके हैं। अभाज्य गुणनखंडों का रूप का मतलब कहलाया कि ऐसी संख्याओं के रूप में जो अभाज्य है। अभाज्य का मतलब जो संख्या स्वयं से कटने वाली होती है, किसी अन्य संख्याओं से नहीं कटती है, एक के अलावा। तो जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 का एक्सरसाइज, हम लोग 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहले पार्ट में दिया गया है 140 को
अब 140 लिखा हुआ है, आप इसके गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, आप देखेंगे किससे विभाज्य होगा। हमने विभाज्य वाला जो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम से हम लोगों ने वीडियो डाल रखा है, उसमें बेसिक की कौन संख्या किससे विभाज्य होगी, तो एक थोड़ा सा उसमें तरीका बताया गया, आप अगर उसको देख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी। अगर हम इसको 2 से विभाज्य करते हैं तो यहाँ से 2 सत्ते 14 70 हो जाएगा, पुनः 2 से काटेंगे तो 35 दूनी 70 होता है। अब ये आपका किससे 5 से आसानी से कट जाएगा, तो 5 सत्ते 35 और 7 से काटेंगे तो 1 कब तक काटना है, जब तक कि 1 ना बच जाए। अब आप इसको लिख सकते हैं किस प्रकार, आप लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये जो भी संख्याएं थी उनको सभी को मल्टीप्लाई के रूप में लिख दिया। और चेंज कर सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2, क्यों, क्योंकि 2 2 टाइम्स है इसलिए 2 की पावर 2 कर दिया, मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। और भी देख लीजिए इसका क्वेश्चन नंबर, जैसे सेकंड दिया गया है, सेकंड में कहा गया है 156, आप ऐसे ही इसको विभाजित करेंगे, 2 से डिवाइड किया। अब देखते हैं 2 सत्ते 14, 15 था 1 बचा, ये 16 बन जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे 2 3 6, अभी 1 बचा, 2 9 18। अब यहाँ समस्या हो गई, अब ये 3 है ये 9 है, तो आराम से आप देखेंगे कि 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब 13 है तो 13 से ही कटता है, 13 से काटेंगे तो 1 आएगा। अब आप इसको क्या लिख पाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, तो आप इसको लिख पाएंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। आ रहा होगा बच्चे समझ में। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है हमारे पास थर्ड पार्ट में 3825। अब देखिए 3800 जो 25 दिया गया है, अब इसको विभाजित करेंगे। आपको हमने वहां विभाज्य वाले वीडियो में बता रखा, अगर लास्ट में कभी भी 5 है तो 5 से ही करता है, और भी तरीका है आपसे 3 काटने के लिए, 5 से तो जरूर कटेगा। तो आप देखिए यहाँ से 5 सत्ते 35 बचेगा 3 बचेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 32। काटा ना आपने, किससे 5 से काट रहे हैं हम, 5 सत्ते 35 बचेगा 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिया, ये 2 था 32 बन जाएगा, 5 चक्का 30। अब यहाँ से 30 32 लिखा था तो हमारे पास कितना बचेगा 2 बचेगा, तो ये 5 लिखा था तो ये हमारे पास कितना बन गया 25 बन गया, तो 5 25, ये इतना हो गया। अब पुनः 5 आ गया, फिर से 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5। अब यहाँ से बचेगा हमारे पास 2, क्योंकि 5 है 2 7, तो 2 बचा और ये 6 लिखा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 26। अब 5 का भाग 26 में देना है, तो 5 25 और 26 लिखा था 25 आया, 1 बचा, तो यहाँ पर 15 बन जाएगा, तो 5 3 15। अब यहाँ पुनः हम किससे 3 से आराम से काट सकते हैं, 3 से आपने काटे, 3 5 15 और 3 एकम 3। अब यहाँ से देखिए 3 से कट जाएगा, हमने एक बताया था 3 से विभाज्य का नियम, अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। जैसे 5 और 1 6, तो 6 3 से कट जाता है, इसलिए ये भी कट जाएगा। देखिए आप 3 से काटा, 3 एकम 3 बचेगा 2 यहाँ से, तो ये 21 बन जाएगा, 30 सत्ते 21। अब 17 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो हमने इसको में क्या पाया, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 17। तो आप इसको 5 को कितना 2 टाइम्स पाए हैं, ये लिखा था, तो 5 पावर 2 हो जाएगा। 3 को भी 2 टाइम्स पाए हैं तो 3 पावर 2 हो जाएगा, और 17 1 टाइम्स आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसका चौथा क्वेश्चन आप लोग स्वयं करेंगे। चौथे क्वेश्चन में दिया गया है 5005, और जो 5वां क्वेश्चन इसका दिया गया वो दिया गया है 7429, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महत्तम समावर्तक एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए और तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। अब एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाए। देखो पहला क्वेश्चन सिंपल भी है, छोटा सा भी है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, उसने लिखा है 26 और 91 का हमें इसमें एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, और उसमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मासा गुणे लासा के बराबर होता है। अब देखिए इसके लिए हम गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड करने का तरीका आपको पता है, ऐसे 26 आपने विभाजित कर दिया 2 से, 13 आ जाएगा, फिर 13 से ही काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब बात करेंगे 91। 91 को काटेंगे आप 13 से काटेंगे तो 13 7 91 हो जाएगा, 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अगर आप इसके गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं तो 26 को आपने क्या लिखा है 2 मल्टीप्लाई 13 हो गया, और 91 को आपने क्या लिखा है 7 मल्टीप्लाई 13 हो गया। अब आपको हम उस दिन पिछली वीडियो में बताए थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जिसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक।
महत्तम समावर्तक में क्या होता है, जो भी चीज इसमें मिलने वाली होती है वही हमारा मासा कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो दोनों का ही गुणन, जो दोनों में ही जो चीज कॉमन आ जाती है वही हमारा मासा कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे पास मासा कितना आ गया, 13। अब बात करते हैं एलसीएम की, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्त। अब लघुत्तम समापवर्त में क्या होता है कि पहली वाली संख्या पूरी लिख लीजिए, पूरी लिख ली आपने, 2 × 13। अब सेकंड में आ जाओ, 13 है, 13 तो ऑलरेडी लिखा, अब उसको नहीं लिखना है, किसको लिखेंगे आप, 7 को लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा इसका आंसर ये आ जाएगा 13 दूनी 26 × 7, यहाँ से आप 7 छंग 42 बचेगा 4 और 7 दूनी 14 और 14 और 4 मेरे का 18, तो 182 हो जाएगा। अब इसमें उसने जांच करने को कहा है कि जांच करिए कि जो पहली संख्या है ए, जो दूसरी संख्या है बी, दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम होगा। तो आप देखिए पहली संख्या हमारे पास क्या थी 26, दूसरी संख्या क्या थी 91, और इनका एचसीएफ जो हमारे पास है वो 13 है और एलसीएम ये है हमारे पास 182। इनका गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हम करा दे रहे हैं इस प्रकार, एक का गुणा करेंगे तो 26 ही आ जाएगा, इधर से आ जाएगा हमारे पास 9 छक 54 हो जाएगा, बचेगा 5, 9 दूनी 18, 18 और 5 मिलकर हो जाएंगे 23, ये आ जाएगा हमारे पास 6, 6, 3 और 2, ये बराबर इतना हो गया। इसका गुणा कराते हैं, यहां से हमने गुणा करा दिया 13 से, 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचेगा 2 और 13 अट्ठे 104 हो जाएगा, 104 में 2 जोड़ देंगे तो 106 हो जाएगा। अब बचेगा कितना 10, 13 का गुणा 1 में करेंगे 13 और 10 मिलकर 23। तो आपने देखा कि दोनों ही पक्ष आपके क्या है बराबर, वो हमने ऐसा कर दिया है, आप चाहें तो इसको अलग से गुणा करा के दोनों का गुणनफल आप लिख देंगे और लिख देंगे हमारे बराबर है, अतः ये हमारी जांच हो गई, हैंस प्रूफ हो गया कि ये वास्तव में सत्य है। तो आपको पहले क्या करना है, दोनों का मासा निकालना, लासा निकालना, फिर उसके बाद दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो मासा और लासा गुणनफल होगा वो हर हमेशा कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अगले क्वेश्चन बात करते हैं इसका, जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो दूसरा क्वेश्चन में आपको दिया गया है 510 व 92, आप इसको करेंगे। तीसरा भाग दिया गया है 336 व 54, चलिए इसको हम लोग लगाते हैं। आप इसके गुणनखंड करेंगे 336 के, तो आपने 2 से डिवाइड किया पहले, 2 एकम 2 बचेगा 1, 2 छक 12, 1 बचेगा 2 अट्ठे 16, पुनः 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, पुनः 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 दूनी 4, पुनः 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 से काटेंगे तो 7 और 7 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब बात करेंगे हम 54 की, 54 के लिए 2 से काटेंगे या 2 दूनी 4, 2 सत्ते 54, 27 दूनी 54 होता है, 3 से काटेंगे 3 हम 27, पुनः 3 से काटेंगे तो 3 और ये 3 से काटेंगे तो 1 आएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 336 को आपने जो लिखा है वो कितना लिखा है 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसी प्रकार 54 को हम लोगों ने लिखा है 2 × 3 × 3 × 3। अब इनका हमें एचसीएफ निकालना, मिल क्या रहा है देखते हैं। यहाँ 2 मिल गया एक बार और 3 भी आपका एक बार ही मिल रहा है दोनों में, तो 3 कर लिए, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 3 एक्स्ट्रा है लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ 2 एक्स्ट्रा लेकिन यहाँ नहीं है, तो ये एचसीएफ आ गया 6। अब हम बात करेंगे इसके एलसीएम की, तो एलसीएम में क्या बोला था, पहली वाली संख्या सेम लिख दीजिए, आपने लिख दिया 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 7। अब सेकंड पार्ट में आ जाओ, सेकंड में क्या है कि आपके पास 2 एक बार लिखा हो, यहाँ पर कितने हैं 4 बार, एक्स्ट्रा लिख के रहे, कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ 3 को देखिए, 3 कितने बार है 3 टाइम्स है, लेकिन लिखा कितना है 1 टाइम्स है, तो अभी 2 की कमी है तो 2 बार 3 को और लिख देंगे। अब इनको गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48 मल्टीप्लाई 7, तो यहाँ से आएगा 7 8 56, बचेगा 5, 7 चौके 28, 28 और 5 मिलकर हो जाएगा 33, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास अभी और रह गया कौन सा ये, तो इसको 9 को और बढ़ा लेंगे तो ये मल्टीप्लाई 9 कर लेंगे, तो इधर से आ जाएगा 9 छक 54, बचेगा 5 और यहाँ से 9 तियां 27, 27 और 5 मिलकर हो जाएगा 32, बचेगा 3 और 9 तियां 27 और 27 और 3 मिलकर 30, इतना। अब हमें जांच करना है, तो जांच के लिए बताया गया था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। पहली संख्या हमारे पास क्या है
पहली संख्या हमारे पास 336, दूसरी संख्या है 54 और एचसीएफ है हमारे पास 6 और एलसीएम है 324। अब क्या करेंगे, 4 से 4 छंग 24 बचेगा 2, 4 तिहाई 12 2 मिलकर 14 बचेगा 1 और 4 3 12 और 1 मिलकर 13, मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, 5 चक्का 30 बचेगा 3, 5 3 15 3 18 बचेगा 1, 5 3 15 और 1 यहाँ पर आ जाएगा 16। इधर से 4 हो गया, 4 हो गया, 8 और 3 11 हो जाएगा, बचेगा 1, 7 और 1 मिलकर 8 हो जाएगा और यहाँ से 18 144। इनका भी गुणा करेंगे, 6 का कर दे रहे हैं सीधे, 6 चौके 24 बचेगा 2, 6 दूनी 12 2 14 पूरा लिख देंगे और 76 का 18। आप देख पा रहे हैं LHS RHS बराबर, इस प्रकार आप इनको कर सकते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए। अब वही चीज फिर से आ गया, अब यहाँ पर 2 संख्याएं थी, अब 3 संख्या होंगी। जैसे पहला क्वेश्चन है, तीसरे का जो हमारा पहला पार्ट दिया गया है उसमें दे रखा है 12 15 और 21। इन 3 संख्याओं का हमें मासा और लासा निकालना है। तो अब देखिए, गुणनखंड विधि द्वारा 12 है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 2 2 नी 4 और 4 तिहाई 12। 15 को आपने लिखा, 15 को आप क्या कर सकते हैं, 3 गुणे 5 15 हो गया। 21 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 21 हो गया। अब हमें इसका निकालना है एचसीएफ। अब एचसीएफ बता दो जो सब में मिले, जैसे यहाँ पर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है, तो एक काम बन गया हमारा, एचसीएफ आ गया, 3 आ गया। अब एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए हमने बताया था पहली वाली संख्या पूरी लिख दीजिए, कितना आ जाएगा 2 × 3। अब इसमें आएंगे, इसमें क्या लिखा 3, तो 3 तो ऑलरेडी लिखा, 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब किसको लिखना, 5 को, 5 लिख लिए। अब इसके बाद अगले में आ जाएंगे, इसमें आएंगे, तो यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी लिखा है, 7 की कमी हो रही, 7 को पूरा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 कर देंगे, 7 छंग 42, तो 420 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है उसमें इसी प्रकार सेकंड पार्ट में 17 है, 23 है और 29 है। अब ये देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पहली संख्या 17 है, 17 को तो हम केवल 1 गुणे 17 ही लिख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं लिख सकते हैं। 23 का 23 भी विभाज्य नहीं किसी से, ये अभाज्य संख्या है, तो इसको भी 1 गुणे 23 लिखेंगे। इसी प्रकार 29 को भी यही लिख पाएंगे, 1 गुणे 29। तो हमारे पास जो एचसीएफ निकलेगा वो जब कुछ नहीं मिल रहा तो सब में 1 तो मिल रहा है ना, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और एलसीएम अगर निकालना है तो ये पहली संख्या पूरी लिखी है आपने, जैसे मान लो 1 × 17 लिखी। अब यहाँ पर 23 है तो 23 को भी लिखना पड़ेगा, फिर इसके बाद 29 है तो 29 को लिखना पड़ेगा, सबको गुणा कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इसका दिया गया है, नेक्स्ट पार्ट में है 8 9 और 25। ये आसान है, आप इसको कर लेंगे। हिंट कर दें, 8 लिखा, 8 को आप लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 9 को आपने क्या लिखा, 3 गुणे 3 और 25 को आपने लिख दिया है 5 गुणे 5। सेम वही कहानी है, इसमें भी कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, लेकिन 1 तो मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं ना सब में। तो आप इसमें पाएंगे कि जो एचसीएफ होगा वो 1 आ जाएगा, और जो एलसीएम होगा, एलसीएम में ये पहली वाली संख्या देखेंगे तो पहली वाली संख्या में 2 × 2 इसमें 3 है तो 3 × 3 कर दिए, और इसमें है 5 तो 5 मल्टीप्लाई, इनका सबको गुणा कर देंगे 8 गुणे 9 गुणे 25। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एचसीएफ ऐसे लिखा हुआ है, एचसीएफ ब्रैकेट के अंदर लिखा है 306, 657 बराबर 9। तो वो कह रहा है एलसीएम निकालना है, इसी संख्या का हमें एलसीएम निकालना है। भाषा को समझना है कि जो ये 2 संख्याएं थी, इन 2 संख्याओं का एचसीएफ इतना है, अर्थात हम इसको ऐसा बोल सकते हैं जो पहली संख्या है वो 306 हो गई, दूसरी संख्या है वो 657 हो गई, और जो एचसीएफ है वो हमारे पास 9 हो गया। हमें निकालना क्या है, एलसीएम। आप पढ़े थे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, चाहे ऐसा लिख दीजिए कि मासा एचसीएफ गुणे लासा एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको इस साइड ऐसा लिख सकते हैं आप। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम निकालना, तो एलसीएम के लिए आप क्या लिख देंगे, एलसीएम इक्वल हो जाएगा AB अपॉन, और कौन आ जाएगा बटे में, एचसीएफ।
लासा निकाला तो मासा भाग में पहुंच जाएगा। अब ए बी पहली संख्या क्या है 306 और दूसरी संख्या 657। एचसीएफ 9 है। अब 9 से भाग करना है। अब देखिए एक तरीका बताया था 9 से काटने का, अगर इन अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो ये संख्या भी 9 से कट जाएगी। जैसे 6 5 11 और 11 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, तो आता है ये क्या है 9 से कट जाएगी। तो देखिए काटेंगे 9 से, 9 6 4 9 7 63, 9 7 63 हो गया, बचेगा 2 तो 27 बन जाएगा और 9 3 27, तो हमारे पास आएगा 306 गुणे 73। आप गुणा कर देंगे, 3 का गुणा करेंगे तो 3 18 और यहाँ से 3 त्रिका 9, फिर पुनः करेंगे 7 6 42 और 7 3 21, ये आ जाएगा 8 3 9 4 13, ये बचेगा 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 22। क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है ऐसा पूछा गया है, तो आप इसको लिखेंगे 2 × 3 की पावर n। जबकि हमें शून्य के लिए, शून्य पर समाप्त के लिए क्या चाहिए, हमें 2 × 5 की पावर n। कैसे, एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए। अगर हमारे पास 6 की पावर n कहा है, n एक प्राकृतिक संख्या है, अगर 6 पावर 1 करोगे तो 6 आएगा, 6 पावर 2 करोगे तो 36 आएगा, और यहां से अगर 6 की पावर 3 करेंगे तो देखिए 36 गुणे 6, 6 36 6 का 18 और ये इस प्रकार आपका आ जाएगा 216। कुल मिलाकर लास्ट में 6 ही आ रहा है। और अगर हमने कहा अगर ये बन जाए अर्थात क्या बन जाए 2 × 5 की घात n बन जाए, अर्थात 10 की घात n बन जाए। अगर 1 लिखेंगे 10 की घात 1 तो 10 0 आएगा, 10 की घात 2 लिखेंगे तो 100 आएगा, 10 की घात 3 लिखेंगे तो 1000 आएगा। अर्थात हमें शून्य लाने के लिए ये चाहिए, जबकि ये नहीं चाहिए, तो आप लिख सकते हैं अर्थात इसमें शून्य पर समाप्त नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करते हैं छठवें की। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, आप छठवें में देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि पहला है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, और दूसरी भी एक संख्या दे रखी है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य का मतलब ये क्या कट रही है, किसी भाज्य का मतलब किसी संख्या से कटना चाहिए, 2 4 6 किसी से कटेगा। तो यहाँ देखिए दोनों में 13 मिल रहा है तो हम 13 कॉमन ले लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं अपने आप से। आपने 13 कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 13 निकाल गया तो बचेगा 1, 13 हो जाएगा। यहाँ से आप लेंगे 11 सते 77 प्लस 1 हो जाएगा तो आएगा 13 गुणे 78। तो ये भाई भाज्य है। क्यों भाज्य है? क्योंकि देखो ये 13 से भी कट रही है, 78 से ही कट रही है, साथ में 78 भी 2 से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, अर्थात ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। बात करेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, तो हमने 5 कॉमन ले लिया तो बचा हमारे पास 7 6 42 और यहाँ पर 4 3 12 12 दूनी 24, 42 गुणे 24 प्लस 5 कॉमन निकल गया बचेगा 1, 5 इनका गुणा हम करेंगे तो आ जाएगा 1008 प्लस का 1, तो ये बन जाएगा 5 गुणे 1009। ये 5 से भी विभाज्य है और ये संख्या अगर कट रही है तो ये भी, नहीं तो आपकी 2 संख्याएं कुल मिलाकर मिल गई तो ये हमारी कैसी है, भाज्य संख्या है। क्लियर हुआ? अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 और रह गया है 7वां। क्वेश्चन नंबर जो 7वें में कहा गया है कि किसी खेल के एक मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते तो कितने समय बाद पुनः मिलेंगे। जब भी ऐसे चक्कर वाले आ जाएं, घड़ी वाले सवाल आ जाएं, कुछ भी आ जाएं, तो आपको हर हमेशा उनका लासा ही निकालना है। तो आप क्या करेंगे, देखिए पहली कंडीशन में कितने मिनट लगता है, 18 मिनट। क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले में लगता है 18 मिनट और दूसरे वाले को लगता है 12 मिनट। अब इनका एलसीएम निकालना पड़े। 18 को तोड़ेंगे 3 गुणे 3 गुणे 2, 12 को 2 दूनी 4 4 3 12। तो आप इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो पहली संख्या पूरी लिख दीजिए, 3 गुणे 3 गुणे 2, दूसरे में 2 लिखा है एक बार, अब 1 2 और बच रहा है तो उसको भी लिख लेंगे, और 3 ये हमारे पास ऑलरेडी लिखे हैं तो आ जाएगा 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूनी 36। तो कितना मिनट,
36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.2 हुआ। इसको आप देखिएगा, समझिएगा और नोट जरूर करते जाइएगा। धन्यवाद।